सबसे पहले तो यहाँ आए हुए मीडिया के तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि मीडिया के साथियों से मुलाकात हो और ख़ास तौर से मीडिया के वो साथी जिन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया से हट करके अपनी एक दुनिया बनाई, अपने फॉलोअर्स बनाए और अच्छी पत्रकारिता की, अच्छी सहाफ़त की। मैं उनसे मुलाकात करना चाहता था, तो आज आपके सामने हूँ। तेलंगाना में स्टेट इलेक्शंस चल रहे हैं, आपको पता है 5 सूबों के इलेक्शन हैं, जिसमें 3 सूबों के इलेक्शन हो चुके हैं। अब तेलंगाना और राजस्थान का इलेक्शन बाकी है। राजस्थान का इलेक्शन 25 तारीख को और तेलंगाना का इलेक्शन 30 तारीख को है। पूरे तेलंगाना में इस वक्त इलेक्शन सीधे सीधे बीआरएस बनाम कांग्रेस पार्टी है और बीआरएस का सपोर्ट करने के लिए पीछे से भाजपा का पूरा बैकअप है उन्हें, और यहाँ की जो लोकल पार्टी है उनका भी सपोर्ट है उन्हें। और कांग्रेस अकेले पूरी ताकत के साथ एक सुनामी की तरह पूरे तेलंगाना में जनसैलाब जो दिखाई पड़ रहा है, उसे मैं रूरल एरिया में भी जाके देख रहा हूँ और इधर ग्रेटर हैदराबाद के आसपास जो विधानसभाएं हैं, असेंबलीज़ हैं, वहाँ भी देख रहा हूँ। कांग्रेस की जो गारंटीज़ हैं उनमें लोगों का भरोसा इस कदर है कि ख़ास तौर से ख़वातीन जिस शिद्दत के साथ रेवंत रेड्डी की सभाओं में, राहुल गांधी जी की सभाओं में, प्रियंका गांधी जी की सभाओं में, खरगे साहब की सभाओं में, और ख़ुद मैं भी जहां जा रहा हूं वहां जिस तरह से उमड़ के आ रहे हैं लोग, और ख़ास तौर से अक़लियतों के भी लोग जिस तरह से उमड़ के आ रहे हैं, वो ये जता रहा है कि पूरे तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है, क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने जा रही है। टीआरएस गवर्नमेंट जो अब बीआरएस हो गई है, उसके 10 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है और जो झूठ है केसीआर साहब का, वो आवाम के सामने है और अब आवाम उस 10 साला झूठ का बदला लेने के मूड में है। और मुझे पूरा यकीन है कि 30 तारीख को जब तेलंगाना की आवाम ईवीएम की कतारों में खड़ी होगी तो केसीआर साहब के जो तमाम झूठ हैं, 12% रिजर्वेशन का झूठ, शादी मुबारक का झूठ, डबल बेडरूम का झूठ, और साथ ही साथ मुल्क की सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, तेलंगाना की सेकुलरिज्म को बचाने के लिए बीजेपी से अलग रहने का जो एक झूठ था उनका, उस झूठ के खिलाफ जाकर के वोट करेगी, मुझे पूरा यकीन है। मैं बहुत मुतमईन हूँ, चूँकि मैं पूरे तेलंगाना में लगातार आवाम के बीच में जा रहा हूँ, इसलिए पूरी मुतमईनी से ये कह सकता हूँ कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। मेरे पास जो बात है मैं वो कह रहा हूँ। बाकी आपके सवाल जो हैं वो आए तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं आपके तमाम मीडिया के साथियों के सवाल जो है वो आमंत्रित करता हूँ। आपके सवालों का इंतज़ार है। कांग्रेस पार्टी पुराने शहर के इलाके में 90% मुसलमान हैं, वहाँ गैर कौम के हमारे भाई को ले जाके डाले, क्यों लड़ने वालों को वहाँ पर टिकट देंगे? आपके 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये कि क्या बीआरएस भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है? हाँ, सपोर्ट कर रही है। ट्रिपल तलाक से लेकर के प्रेसिडेंट के इलेक्शन से लेकर के वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से लेकर के, मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूँ। मैंने वहाँ देखा है कि जब भी कोई ज़रूरी बिल होता है तब बीआरएस भारतीय जनता पार्टी को या तो सपोर्ट करती है, उनके सपोर्ट में वोट करती है, या फिर वॉकआउट कर जाती है। वॉकआउट का मतलब भी सपोर्ट करना ही होता है। दूसरी बात, आज तक पिछले 9 साल में भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल गवर्नमेंट ने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स पूरी अपोजिशन पार्टीज पे छोड़ रखा है, लेकिन बीआरएस इससे अछूती है, एमआईएम इससे अछूती है। यह रिश्ता क्या कहलाता है? जिस जुर्म में मनीष सिसोदिया पिछले 6 महीने से, संजय सिंह पिछले 1.5 महीने से जेल काट रहे हैं, उस जुर्म के जो असली सूत्रधार हैं उनको पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया जा रहा है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? पहली बात। दूसरा, आपका सवाल है कि अक़लियतों को टिकट क्यों नहीं दे रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने अक़लियतों को टिकट दिया है। टिकट देने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। विनिंग सिचुएशन देखी जाती है, कैंडिडेट देखा जाता है, और हमने कोशिश की है कि हम ज़्यादातर ऐसी जगहों पर टिकट दें जहां कैंडिडेट जीत करके असेंबली में पहुंचे, ताकि जीतने वालों का परसेंटेज बढ़ सके। हम इस कोशिश में हैं और हमें पूरा यकीन है कि हम इसमें कामयाब होंगे। और एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं तेलंगाना की आवाम से कि टिकट सिर्फ विधानसभाओं के ही नहीं होते हैं, असेंबली का ही टिकट नहीं होता है, उसके बाद भी टिकट होते हैं, एमएलसी के टिकट होते हैं, राज्यसभा के टिकट होते हैं। तो मुतमईन रहिए, हम यकीन दिलाते हैं तेलंगाना की आवाम को कि राहुल गांधी जी का जो वादा है
कि हम हिस्सेदारी के मुताबिक भागीदारी देंगे, तो हम आने वाले वक्त में बाकी जो इलेक्शंस आएंगे, जिसे आप एमएलसी का इलेक्शन कहते हैं, जिसे आप राज्यसभा का इलेक्शन कहते हैं, या फिर हुकूमत बनने के बाद जो बहुत सारी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं, हम उसमें अक़लियत के लोगों को पूरी नुमाइंदगी देंगे, ये यकीन दिला रहे हैं। पिछले राज्यसभा इलेक्शन में एमआईएम ने आपको सपोर्ट किया था, उनके 2 वोटों से आपने सीट हासिल की, फिर आप दोनों के बीच में एक क्लैशेस क्यों है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैंने आज तक इस सवाल पे कभी जवाब नहीं दिया। आज चूंकि मैं हैदराबाद में बैठा हूं तो मैं इसका जवाब दे रहा हूं। महाराष्ट्र के राज्यसभा के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने मुझे कैंडिडेट बनाया। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में राज्यसभा का इलेक्शन जीतने के लिए 41 वोटों की जरूरत थी, 41 एमएलएज की जरूरत थी। कांग्रेस पार्टी के पास वहां 44 एमएलएज ऑलरेडी हैं। इमरान प्रतापगढ़ी को 44 वोट अपनी पार्टी के पूरे मिले, जबकि मुझे जरूरत थी 41 वोट की, लेकिन मुझे 44 वोट मिले हैं मेरी ही पार्टी के 44 के 44 वोट। अब पलट करके आप उनसे पूछिए जो ये दावा करते हैं कि हमने इमरान प्रतापगढ़ी को वोट दिया, उनसे पूछिए कि आपने इमरान प्रतापगढ़ी का नाम लेकर के शिवसेना को वोट दिया या बीजेपी को वोट दिया। सेक्शन में क्लियर कट ये बात कही है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज पे जो इंक्रोचमेंट है वो हमारी पहली प्रायोरिटी है। हमारे आबाओ अजदाद की जो जमीनें हैं, अगर उन जमीनों को हुकूमत सही से संजो ले तो शायद अक़लियतों के तमाम मसाइल, तमाम डेवलपमेंट के इश्यूज उन जमीनों से आने वाले रेंट से या उन जमीनों के क्या जो रेवेन्यू होगा उनसे जनरेट हो सकते हैं। इसलिए हुकूमत बहुत संजीदा है। हम वादा करते हैं हमारी सरकार बनेगी तो हम वक्फ बोर्ड को हर वो ताकत देंगे जो तेलंगाना में वक्फ बोर्ड की जमीनों को महफूज रख सके। ये एकदम क्लियर कट हमारा वादा है और ये वादा हमने लिखित में किया है। ये हमारा वादा केसीआर की तरह झूठा वादा नहीं है। केसीआर ने झूठे वायदे किए, लेकिन आज हालत यह है कि वक्फ बोर्ड की जमीनें तो छोड़िए, वक्फ बोर्ड के जो कागजात हैं वो कहां सील पैक होकर के रख दिए गए हैं कि अगर आज कोई मीडिया का साथी या कोई आरटीआई लगाने वाला या कोई एक्टिविस्ट अगर चाहे कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज के कागजात उसे मिल जाएं तो ये हुकूमत उसे कागजात तक देखे जाने की इजाजत नहीं दे रही। आप सारे लोग इस बात से वाकिफ हैं। तो हम आपको मुतमईन करते हैं कि सरकार बनते ही वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज के तहफ्फुज के लिए हम पूरी जिम्मेदारी से काम करेंगे और इसकी जवाबदेही मैं खुद इमरान प्रतापगढ़ी खुद ले रहा हूं एज ए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नेशनल चेयरमैन की हैसियत से, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से। जी ये बताइए कि माइनॉरिटीज क्यों कांग्रेस को वोट दी? सवाल अच्छा है। क्यों बोले तो माजी में यही लोग जो आज लैंड ग्रैबर जो वक्फ प्रॉपर्टी का आगे उसका सपोर्ट तो कांग्रेस ही करी थी। सवाल बहुत अच्छा है कि कांग्रेस को क्यों वोट करें। मैं पलट के एक सवाल पूछता हूं कि टीआरएस को माइनॉरिटीज ने क्यों वोट किया। कुछ वायदे थे, कुछ दावे थे, कुछ कहा गया था केसीआर साहब की तरफ से, एक भी वायदा सच्चा साबित नहीं हुआ। कांग्रेस वायदा नहीं कर रही है, लिख करके दे रही है, डिक्लेरेशन कर रही है प्रॉपर। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अलग अलग कम्युनिटीज के लिए हम लिख करके बाकायदा डिक्लेरेशन कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत आते ही हम ये करेंगे। सबसे जरूरी बात, हमें इसलिए अक़लियत के लोग वोट करें कि हम उनसे ये कह रहे हैं कि हम माइनॉरिटीज के एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए हम अलग से योजना लेकर के आ रहे हैं, अलग से स्कीम्स लेकर के आ रहे हैं। पीएचडी से लेकर के हाई स्कूल तक, इंटरमीडिएट तक बच्चों की पढ़ाई के लिए, एमफिल के लिए हम अलग से बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे। पहली बात कि हम तालीम के लिए अलग से बजट रखेंगे और सिर्फ बजट रखेंगे नहीं, उससे कोशिश करेंगे कि आवाम के बीच तक वो बजट पहुंचे भी। दूसरी बहुत अहम बात कि हमने ये वायदा किया है कि हैदराबाद और तेलंगाना के जो अक़लियत के लोग हैं वो छोटे कारोबार करते हैं, उनको छोटे छोटे फाइनेंस की ज़रूरत है, छोटे छोटे लोन की ज़रूरत है। हम माइनॉरिटीज़ के लिए अलग से एक बोर्ड बना रहे हैं, फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसके ज़रिए हम माइनॉरिटीज़ के लोगों को सब्सिडाइज तरीके से कम इंटरेस्ट पर सरकार की तरफ से उन्हें कोशिश करेंगे कि लोन मुहैया कराएं ताकि वो अपना